हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 6 8th क्लास में अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, चैप्टर का नाम है। जैसा कि चैप्टर से ही विदित है कि आपराधिक न्याय प्रणाली, जो अपराध होते हैं उसमें न्याय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है, उससे संबंधित सारी क्रियाएं इस चैप्टर के अंतर्गत आएंगी, जिन्हें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छी प्रकार से इसे समझेंगे और सुनेंगे। जैसा कि आपने देखा, What is the role of the police in investigating a crime? अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। इससे पहले हम कुछ ऊपर की जो स्थिति है आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये क्या होती है। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत यह तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं है। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी होता है। अब निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? क्या आपने FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR या प्राथमिकी के नाम से भी जानते हैं, उसकी जानकारी सरकारी वकील कौन होता है? एक इस प्रकार के प्रश्नों को एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपको एक घटना के माध्यम से, जैसे कि अभी कल्पना के आधार पे एक काल्पनिक घटना है जिसका पुस्तक में विवरण दिया गया है। इसमें क्या है, एक मुंबई में रहने वाले सेठ के यहाँ एक काम करने वाली शांति नाम की महिला भी उसके घर में कार्य करती है। एक बार क्या होता है, किसी को पार्टी के लिए जाते हैं तो जो घर की मालकिन है उसका हार नहीं मिलता है, जो गले की चेन है वो उसको नहीं मिलती है। तो जब नहीं मिलती है तो काफ़ी ढूंढती है। उसका शक तुरंत अपनी काम वाली जो उसके घर में काम करती है उस पर जाता है और उसकी संदूक खोल के देखती है तो उसमें 10,000 रुपये उसको मिलते हैं। उन 10,000 को देखकर मालकिन सोचने लगती है कि इसने मेरी चैन या हार बेच दिया है और ये रुपए उसके बेचे, मेरे माल के बेचे हुए हैं। तो इसी उस पे वो पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है, उस महिला को जो काम करती है। वो 3 साल से वहाँ काम करती हुई होती है। उसी आधार पे उसको पुलिस जब पकड़ के ले जाती है तो थाने में उसका भाई जाता है। भाई के साथ भी पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं करती है। उसके बाद में वो अदालत भेज देते हैं। वहां जाके उसका जितना भी जुर्म है या नहीं है वो सारी जज के सामने अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से उसको न्याय दिलाया जाता है। यह एक घटना है, इसे आप पढ़ें
और समझें। जैसा कि ये इसमें लिखा हुआ है, एक घटना पहले ही पेज पे आपके पे लिखी हुई है, ये पूरी घटना। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। जो ये मुख्य लोग होते हैं, ये ही इस मामले में अपने इन चारों की भूमिका को देखें, समझें और व्यापक स्तर पर इसको समझने का प्रयास करें। अब जैसे पहला आता है पॉइंट कि भाई इसमें पुलिस का क्या काम है, पुलिस किस चीज की जांच करती है और वो क्या कार्य करती है। तो पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। सबूत मतलब साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। सबूतों के आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं, को दाखिल कर देती है। अब जैसे संविधान अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद 22 है 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान यह हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया, यानी कि एक तरफ की जो बयानबाजी होती है, जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं, आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो थाने में बात वो कहता है उस पर अदालत विश्वास नहीं करती। इसका मतलब ये है 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे ही अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित बातें हैं, जिसे हम डीके बसु दिशा निर्देश भी कहते हैं, की जानकारी दी गई है इस पैराग्राफ में। जैसा क्या क्या होना चाहिए, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट लिखा होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तारी व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के लिए 8 से 12 घंटे के भीतर, यानी कि आधे दिन के अंदर ही उनको जानकारी उसकी दे देनी चाहिए, भेज देनी चाहिए। इस प्रकार आपने डॉक्टर वसु ने जो एक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों की व्याख्या की, वो इस प्रकार थी। अब सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। अब आपने पुलिस की भूमिका देखी कि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है, एफआईआर दर्ज करती है और गवाहों को या उसकी जांच करती है कि वास्तव में ये अपराधी है या नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरी भूमिका हो जाती है शुरू, जो सरकारी वकील की होती है। उसमें क्या होता है, अदालत में सरकारी वकील राज्य का एक पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील को इस जांच में कोई भूमिका, सरकारी वकील की इस जांच में, जो पुलिस जांच करती है,
कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। ये हमारे सरकारी वकील की भूमिका होती है। इसके बाद में आए व्हाट इज द रोल ऑफ द जज, यानी कि न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। पहली पुलिस, दूसरी सरकारी वकील, तीसरी न्यायाधीश। अब न्यायाधीश कौन होता है? न्यायाधीश से संबंधित न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों, यानी कि जो बातें कही जाती हैं, वह सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं, यानी कि जुर्माना भी और कारागार भी, दोनों प्रकार की प्रक्रिया दोषी व्यक्ति पर लगाई जा सकती हैं। अब एक आया फेयर ट्रायल, इस भूमिका। उसके बाद में आई निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, व्हाट इज द फेयर ट्रायल। ये क्या चीज होती है? निष्पक्ष, यानी कि किसी के भी पक्ष को सुने बगैर जो कार्य किया जाता है, यानी कि न्याय के आधार पे जो भी कार्य किया जाता है, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि हमारे यहाँ पर कानून का शासन होता है। कानून का शासन, उसमें कोई भी व्यक्ति ना कानून से बड़ा है और ना ही कानून का उल्लंघन का किसी को भी अधिकार है। इसी प्रकार निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन जरूरी होता है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसका किया जाता है, जैसे कि आपने चित्रपट कथा में जो चित्रकथा है उस पट में आपने देखा, निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तथ्यों पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। कैसे? पहली बात, जो बंबई की वो घटना घटित हुई, उसमें जो आरोपी बनाई गई वो काम वाली, जिसका नाम शांति था, उसको बनाया गया। अब शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों के एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। यह मुकदमा जनता के सामने खुदली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील, जो आरोपी बनाया गई थी, शांति काम करने वाली बाई थी, उसका एक भाई था सुशील, अदालत की कार्यवाही में मौजूद रहा। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय जो वकील थी, उन्होंने गवाहों से जिरह करने का मौका दिया और उन्होंने जिरह की। जिरह मीन्स बहस, जो किस प्रकार ये साक्ष्य हमारे सामने उपस्थित हों। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि शांति के खिलाफ कोई ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए जिनसे शांति को दोषी ठहराया जा सके अदालत में। उसके बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया गया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ और जो युवक थे उन्होंने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया, यानी कि बरी कर दिया। इसे ही निष्पक्ष सुनवाई कहा जाता है। हमने जिन लोगों का जिक्र किया, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए।
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हैं, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर इसमें आप देखें कि संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो यह इस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसा आप इस चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें कितनी पारदर्शिता दिखाई देती है। यदि सभी लोग जिनकी जो जो भूमिकाएं हैं अपना व्यवहार उच्च रखें, निष्पक्ष रखें, तो सभी लोगों को न्याय मिल जाता है। धन्यवाद।